हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए के सिंह। आज हम लोग 7 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशंस हम लोग, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस। तो ट्राई एटॉमिक रिजिड गैस में अगर हम देखें तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये 6 होता है। तो गामा 1 + 2/f से 1 + 2/6 इज इक्वल टू 4/3। तो गामा जो है ये CP/CV से कितना आ जाएगा 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए वाला है इसमें तो थर्ड वाला ऑप्शन मैच करेगा। डाई एटॉमिक नॉन रिजिड गैस, इस वाले केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये डायटॉमिक में तो 5 होता है, लेकिन नॉन रिजिड लिखा हुआ इससे इसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, जिसकी वजह से 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f से आ गया 9/7। तो इसमें CP/CV जो गामा होता है 9/7। तो 9/7 दैट मीन्स 4th वन। ऐसे मोनोएटॉमिक गैस में इसमें जो F होता है ये 3 होगा। तो इस फॉर्मूले से गामा इसमें 5/3 आता है। तो इसका मतलब इसी वाले केस में जो है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। डाई एटॉमिक में इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसका जो गामा होगा उस फॉर्मूले से 7/5 होगा। तो इसका मतलब इसमें इसकी वजह से जो आएगा ये 7/5 यानी कि ये वाला आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखें कौन सा मैचिंग हो रहा है। तो आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, an AC current is represented as I is equal to 5√2 plus 10 cos 650 pi t plus pi/6 ampere. The RMS value of the current is। अब देखो जैसे मान लो इसको अगर हम ऐसे लिखें I is equal to इसको A + B cos थीटा मान लें या cos ω t मान लें। ω t लिखें या ω t plus pi/6, उससे एवरेज वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम I² लिखें तो A² + B² cos² ω t plus 2AB cos ω t। अब इसमें देखो अगर हम I² का एवरेज निकालें तो कांस्टेंट का वही हो जाएगा B², cos² का एवरेज 1/2 और cos ω t का एवरेज 0। तो A² + B²/2। तो जो IRMS होगा √A² + B²/2। तो ये 50 + 100/2 is equal to 10. So answer is first one. In next question, percentage increase in magnetic field B when space within a current carrying solenoid is filled with magnesium. Magnetic susceptibility is this one. अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर μ0 Ni। अब अगर मान लो इसमें हम कोई मीडियम रख देते हैं मैग्नीशियम, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो μr μ0 Ni। तो जो परसेंटेज चेंज हुआ B - B0/B × 100, तो ये आ जाएगा μr - 1/1 × 100। अब इसमें एक बात देखो कि जो μr है ये 1 प्लस ये जो सस्केप्टिबिलिटी है जीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये × 100 आ गया। और सस्केप्टिबिलिटी की वैल्यू कितना है 1.2 10⁻⁻⁵ × 100। तो ये आ जाएगा 6/5 × 10⁻⁻3। Therefore answer is third one. In the next question, two charges Q1 and Q2 are separated by a distance of 30 cm. A third charge Q3 initially at C as shown in figure is moved along the circular path of radius 40 cm from C to D. If the difference in potential energy due to movement of Q3 from C to D is given by this one. अब देखो इसमें जो W है ये Q3
यहाँ से यहाँ तक हमें ले जाना C से D तक, तो Q इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ VD माइनस BC, ये 40 ये 30 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 50 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो जो Q1 है इसका जो पोटेंशियल C पे होगा वही पोटेंशियल D पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में Q1 का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो Q1 का जो C पोटेंशियल होगा वही Q1 का D पे होगा। तो ऐसे केस में हमें इसका पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम Q2 का पोटेंशियल लिख लें, उसी का डिफरेंस होगा वही टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ से इसको हमने ऐसे लिखा Q3, ये हो जाएगा KQ2 अपान BD माइनस KQ2 अपान BC। तो K की वैल्यू पहले यहाँ लिख लिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 1/0.1 1/0.5, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू 8 Q2, ये 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। Therefore answer is first one. In next question, in the following circuit the reading of ammeter will be, take Zener diode, breakdown voltage, Zener breakdown voltage is 4 वोल्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 4 वोल्ट है, तो अगर इसमें करंट जैसे मान लो I गया, इसका करंट मान लो अगर हम I1 इसका I2 माने, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना 4 वोल्ट, तो 4/400 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर या 10 मिली एम्पियर। तो therefore answer is third one. In next question, in a hydrogen atom, the ratio of largest wavelength of Lyman series to that of Balmer series is. अब देखो इसमें जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है R1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो 1/λL इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 2 से 1 वाला होगा, और इसमें जो है बामर सीरीज में 1/λ बामर हो गया ये R 1/2 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 3R/4 और ये हो जाएगा 5R/36। तो λL/λB इज इक्वल टू 4/3R इंटू 5R/36 is equal to 5/27. Therefore, answer is third one. In the next question, two wires A and B are made of same material having ratio of length LA/LB is equal to 1/3 and their diameters DA/DB is equal to 2. If both the wires are stretched using same force, what would be the ratio of their respective elongation? अब देखो यहाँ पे y is equal to F/A divided by delta L/L, तो यहाँ से मिला FL/delta L into A, तो delta L is equal to FL/YA, y को हमने लिख दिया पाई d स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से मिला डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L/d स्क्वायर, बाकी सब सेम है। तो अब यहाँ से देखो डेल्टा LA/delta LB इज इक्वल टू LA/LB इंटू DB स्क्वायर अपॉन DA स्क्वायर, तो ये 1/3 हो गया, ये 1/4, तो कितना आ गया 1/12। Therefore answer is fourth one. In next question, if epsilon naught denotes the permittivity of free space and phi E is the flux of the electric field through the area bounded by closed surface, their dimensions of epsilon naught d phi E by dt are that of। अब देखो इसमें हम लोग जानते हैं जो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी है ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब कि करंट की डायमेंशन हो जाएगी, तो आंसर इज थर्ड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two harmonic waves moving in the same direction superimposed to form a wave x is equal to a cos 1.5t cos 50.5t, where t is in seconds. Find the period with which they beat close to nearest integer. अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x is equal to a/2 cos 52t plus cos 49t। तो यहाँ से जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 ये 52 है
और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये 49 है। तो फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी जो होगा ओमेगा 1/2 पाई, तो 52/2 पाई। इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 49/2 पाई। तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी हुआ f1 माइनस f2 तो 3/2 पाई। तो यहां से जो टाइम पीरियड हुआ ये आ जाएगा इसका रिवर्स, यानी कि 2π/3। तो 2π/3 नियरली कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो आंसर इज सेकेंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in hydrogen like ion the energy difference between second excitation energy stage and ground is 108.8 electron volt. The atomic number of the ion is second excited state का मतलब हुआ n is equal to 3। अब देखो जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होता 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है, और उसमें जो है 13.6 n is equal to 3 में जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 108.8। तो यहाँ से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 n की वैल्यू 3 तो 1/9 हो गया, तो 108.8। तो यहाँ से जेड स्क्वायर आ जाएगा 108.8 इंटू 9/13.6 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 9। तो जेड इज इक्वल टू 3। तो आंसर इज फोर्थ वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a cubic block of mass m is sliding down on an inclined plane at 60 degree with an acceleration of g/2. The value of coefficient of kinetic friction is। अब इसमें देखो, जैसे मान लो कि ब्लॉक का मैं BD बनाए, तो इसमें एक तो mg नीचे लगेगा और एक नॉर्मल ऐसे लगेगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ये μn ऐसे लगेगा। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो ये वाला कंपोनेंट हो गया, देखो ये वाला एंगल 60 डिग्री आएगा, तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos 60 डिग्री एंड इट इज mg sin 60 डिग्री। अब अगर इसमें इक्वेशन लिखें तो एक तो ये n जो है ये mg cos 60 के बराबर होगा, दूसरा जो इसका एक्सलेशन होगा, मान लो इस डायरेक्शन में इसका एक्सलेशन a है, तो mg sin 60 माइनस μn डिवाइडेड बाई m। तो यहां से ये मिला a इज इक्वल टू mg sin 60 माइनस n की जगह μmg cos 60 डिवाइड बाई m लिख देंगे। अब इसमें mm कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा g sin 60 माइनस μg cos 60। अब इसकी वैल्यू g/2 दिया हुआ, तो ये g/2 खैर कट जाएगा, या वैल्यू चाहे तो पुट कर ले, तो ये √3/2 हो गया माइनस म्यू, ये 10 हो गया, cos 60 1/2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये √3 माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, two thin convex lenses of focal length 30 centimeter and 10 centimeter are placed coaxially 10 centimeter apart. The power of this combination। देखो पहले इसमें अगर हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखें तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2, तो 1/30 प्लस 1/10 दिस वन, तो ये आ जाएगा 1/10। तो f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब जब पावर लिखेंगे तो 1/f, f किस में होना चाहिए मीटर में, तो 1/0.1 इज इक्वल टू 10 डायोप्टर। तो आंसर इज फोर्थ वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ V1 and V2 both normal to the plane of the paper exists as shown in figure. A charged particle of mass m and charge q at the interface at an instant moves into region 2 with velocity v and returns to the interface. It continues to move into the region 1 and finally reaches the interface. What is the displacement of the particle during this movement along the interface? Consider the velocity of the particle to be normal to the magnetic field and V2 is greater than V1. अब यहाँ से देखो, जैसे मान लो अगर ये इधर आएगा तो ये पहले तो ऐसे जाएगा सेमी सर्किल,
फिर यहाँ का सेमी सर्किल ऐसा होगा, अब बी छोटा तो इसका रेडियस बड़ा होगा, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो इसको अपन इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे B1 है और यहाँ पे B2 है। अब यहाँ से इसको हमने प्रोजेक्ट किया तो ये इधर जाएगा, उसके बाद यहाँ की सर्किल ऐसे बना। मान लो ये A है, चलो इसको D मान लिया, इसको हमने E मान लिया। अब इसमें हमें AE निकालना है, तो जो AE होगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा DE माइनस AD, तो DE आ जाएगा 2mv अपान QB1 माइनस 2mv अपान QB2। तो यहाँ से 2mv अपान QB1 निकाल लेंगे तो 1 माइनस B1 बाई B2, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वन, ये ट्रू है। In the next question, an object of mass 1000 gram experiences a time dependent force F is equal to 2t I cap plus 3t square j cap. The power generated by the force at time t. अब इसमें देखो इसका जो मास है ये तो 1 kg है, इसलिए जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा फोर्स अपान मास से 2t I cap प्लस 3t स्क्वायर j cap। अब इसको हम dB बाई dt कर सकते हैं। अब ये dB बाई dt हो गया तो v वेक्टर कितना होगा 2t I cap प्लस 3t स्क्वायर j cap dt। तो ये 0 से v वेक्टर और ये हो गया 0 से t, तो यहाँ से v वेक्टर मिलेगा t स्क्वायर I cap प्लस t क्यूब j cap। अब जो पावर है इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है F डॉट v, तो इसका हमें इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो 2t इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2t क्यूब, 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब तो 3t पावर 5। तो आंसर इज थर्ड वन। In the next question, two plane polarized light waves combine to a certain point whose electric field components are E1 is equal to E naught sin omega t and E2 is equal to E naught sin omega t plus pi by 3. Find the amplitude of resultant wave. अब देखो जो resultant amplitude आएगा E naught resultant is equal to जो पहले का amplitude है जो दूसरे का स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ऐसे करके अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं cos फाई। तो फाई की वैल्यू यहाँ कितना है, फाई की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 3। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं ना, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अपन ने वो वाला फॉर्मूला इसमें यूज किया। तो यहाँ से मिलेगा ये E नॉट स्क्वायर प्लस E नॉट स्क्वायर प्लस ये भी E नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो √3 E नॉट जिसकी वैल्यू नियरली 1.7 E नॉट। तो आंसर इज फर्स्ट वन। In the next question, two projectiles are fired from ground with same initial speed from same point at angles 45 plus alpha, 45 degree minus alpha with horizontal direction. The ratio of their time of flight. अब देखो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ये 2u sin थीटा बाई z, तो जो t1 अपान t2 होगा दो केसेस में ये sin थीटा 1 अपान sin थीटा 2। तो एक केस में एंगल 45 प्लस अल्फा है और एक केस में साइन 45 माइनस अल्फा है, तो ये साइन 45 कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 साइन अल्फा अपान साइन 45 कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 साइन अल्फा। अब इसको आप कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो और 1/√2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन अल्फा अपान 1 माइनस टेन अल्फा। तो आंसर इज सेकंड वन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is bent into a triangular pyramid as shown in figure, with each segment having same length. The resistance between points A and B is R by N. The value of N is.
अब देखो जैसे मान लो अगर हमें ए और बी के क्रॉस निकालना है तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो हर एक रेजिस्टेंस अगर हम स्मॉल आर माने तो ये r/6 होगा। तो अब इसमें देखो अगर ऊपर का सेगमेंट देखें तो अगर हम इस वाले को छोड़ दें तो ये जो 5 रेजिस्टेंस है वो स्टोन ब्रिज बन रहा बैलेंस, तो ये बीच वाला बेकार हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। अब इसका रेजिस्टेंस ये 2R हो गया, इस लाइन का 2R हो गया, इस लाइन का R हो गया। तो यहाँ से देखो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा अपन ये डायग्राम बना सकते हैं, ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, ये R हो गया। तो यहाँ से 1/r' आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/r 2/r, तो r' आ जाएगा r/2 इज इक्वल टू r/12। तो n की वैल्यू कितना आ गया r/12 and n इज इक्वल टू 12। आंसर इज थर्ड वन। In next question, a lens having refractive index 1.6 has focal length of 12 cm. When it is in air, find the focal length of lens when it is placed in water. Take refractive index of water 1.28. अब देखो इसमें जैसे 1/f air लिखें जो कि कितना दिया है 1/12 इज इक्वल टू n-1, यानी कि 1.6 - 1 1/r1 माइनस 1/r2, मतलब इस वाले फॉर्मूले का हमने यूज किया 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ से देखो जब ये लिक्विड में डुबो दिया गया यानी वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वाटर के रेस्पेक्ट लिखेंगे तो 1.6/1.28 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इनको डिवाइड कर लो, FW/12 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 अपॉन 1.6 अपॉन 1.28 माइनस 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.8 सेंटीमीटर या 288 मिलीमीटर। तो आंसर इज फोर्थ वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a rod of length 5L is bent right angle keeping one side length as 2L. The position of center of mass of the system, consider L is equal to 10 cm. अब इसमें देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट L, 0 होगा। इसका सेंटर ऑफ मास होगा 3 इसका मास 2m होगा और इसका मास 3m होगा। अब अगर इसमें हम सेंटर ऑफ मास का ये वाला फॉर्मूला लगाएं XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये तो हो गया 2m इंटू L। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो L पे है प्लस उसका 0 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 2m प्लस 3m, तो 2L/5 L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये 0 हो गया और ये 3m इंटू 3L/2 अपॉन 2m प्लस 3m, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of charge q, mass m and kinetic energy E enters in magnetic field perpendicular to its velocity and undergoes a circular arc of radius r. Which of the following curve represents the variation of r and E? तो r is equal to mv अपॉन qv, तो ये हो जाएगा √2m k, यानी एनर्जी को हमने E लिख दिया अपॉन qv। तो यहाँ से देखो r स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू E है, तो इसका जो कर्व होगा ये सेकंड वाला हो जाएगा। तो आंसर इज सेकंड वन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर AC सर्किट shown in figure, R is equal to 100 kilo ohm, C is equal to 100 picofarad, and the phase difference between V in and VB minus VA is 90 degree. The input signal frequency is 10 to the power x radian per second, where x is। अब इसमें देखो यहाँ पे अगर हमसे ये कहा जाए कि फेजर डायग्राम में ये मान लो VR है, ये मान लो VC है,
तो जो इसमें इनपुट वाला वोल्टेज है वी इन दिस वन और ये वाला एंगल फाई है, तो यहाँ से जो वी आर और वी सी का जो रेशियो है वी सी अपान वी आर ये आपका tan फाई होगा और यहाँ से मिला एक्स सी बाई आर, आई कट जाएगा तो tan फाई जो मिला ये एक्स सी बाई आर। अब इसमें देखो जो वी आर माइनस वी सी इसको हमने डेल्टा वी कह दिया, जो क्वेश्चन में वी वी माइनस वी ए दिया हुआ सपोज दैट लेट। अब इस केस में अगर हम डायग्राम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम तो वी आर इधर हो गया और वी इन इधर है, माइनस वी सी इधर हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट है ये आपका डेल्टा वी यानी कि वी बी माइनस वी ए है। ये वाला एंगल फाई है, क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये फाई है, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस फाई, तो यहाँ से tan 90 माइनस फाई इज इक्वल टू फिर ये वी सी अपान वी आर यानी कि एक्स सी बाई आर इट इज कॉट फाई। अब मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर डिवाइड कर दें इसको 1 डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ से मिल जाएगा tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो ये मिला tan फाई इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई ओमेगा सी आर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान सी आर। सी की वैल्यू है 100 10 टू द पावर माइनस 12, आर की वैल्यू है 100 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5, जो क्वेश्चन में 10 टू द पावर x दिया हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, तो आंसर इज 5. In the next question, a container contains a liquid with refractive index 1.2 up to height of 60 centimeter, and another liquid having refractive index 1.6 is added to height h above first liquid. If viewed from above, the apparent shift in the position of bottom of container is 40 centimeter. The value of h is. Consider liquids are immiscible. अब इसमें देखो, जैसे मान लो ये दो लिक्विड हैं ऐसे, पहले वाले का जो डेप्थ है इसका ये 60 सेंटीमीटर है, इसको हमने h मान लिया जो गिवन है क्वेश्चन में, ये है 1.2 एंड इट इज़ 1.6। अब यहाँ पे मान लो अब इस पॉइंट को देख रहे हैं और आइज मान लो यहाँ पे, तो इसमें जो हमने अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला सीखा हुआ है, अपरेंट शिफ्ट ये कितना होगा 60 1 माइनस 1 अपान 1.2 प्लस h 1 अपान 1.6, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 60 इंटू ये आ गया 0.2 अपान 1.2 प्लस h इंटू 0.6 अपान 1.6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू 80 आ जाएगा, यानी 80 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 80 सेंटीमीटर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are discs, solid sphere and spherical cell respectively with same radii and masses. These masses are plates as shown in figure. The moment of inertia of given system about axis PQ is x by 15I, where I is the moment of inertia of disc about its diameter. The value of x is. अब इसमें देखो जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डायमीटर के अबाउट, ये होता 1/4 mr²। तो अगर हम यहाँ पे I अबाउट पी क्यू लिखें तो ए जो है ये डिस्क है, ये सॉलिड स्फेयर है और ये स्फेरिकल सेल है। तो यहाँ से जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ 1/4 mr², सॉलिड स्फेयर का अपने डायमीटर के अबाउट 2/5 mr², तो टेंजेंट के अबाउट प्लस mr², ऐसे स्फेरिकल सेल का अपने डायमीटर के अबाउट 2/3 mr², टेंजेंट के अबाउट प्लस mr² ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 199/60 mr²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 199 अपान 15 इंटू 1/4 mr², दैट मीन्स 199 अपान 15I। देयरफॉर x इज 199, हमें इसे कंपेयर करना है, तो x इज 199, तो आंसर इज 199। In the next question, a wire of length 10 cm and diameter 0.5 mm
is used in a bulb. The temperature of wire is 1727 degrees Celsius and power radiated by the wire is 94.2 watt. Its emissivity is x by 8. Then x, where x is given, sigma is equal to 6 into 10 to the power minus 8, pi 3.14, and assume that emissivity of wire material is same at all wavelength. अब इसमें देखो जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू ई ए सिग्मा टी पावर 4, तो E इज इक्वल टू P अपान ए सिग्मा टी पावर 4. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो 94.2 अपान एरिया जो होगा 2 पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू 3.14, लेंथ कितना है, रेडियस जो है 0.25 है, तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एल 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1. ये हो गया 2 पाई आर एल, एरिया हो गया. सिग्मा कितना दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. टेम्परेचर देखो केल्विन में कितना होगा 727 प्लस 273 इज इक्वल टू 2000 केल्विन, तो यहाँ पे 2000 की पावर 4. इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5/8 आ जाएगा. देयरफॉर x इज 8, तो x की वैल्यू आ जाएगा 8. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas has undergone through the cyclic process as shown in figure. Work done by the gas in the entire cycle is this one, take pi 3.14. तो हम लोग जानते हैं इसमें जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू, ये सर्किल का एरिया हम एलिप्स वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, तो पाई ए बी बाई 4, ए सेमी मेजर एक्सिस, बी सेमी माइनर एक्सिस, तो ये हो जाएगा 3.14 बाई 4 इंटू ए. देखो यहाँ पे 2a कितना है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 500 माइनस 300 बाई 2, ये किलो में है, इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया. वॉल्यूम कितना हो गया 350 150, यानी जो 2b है वो इतना है, यानी कि 350 माइनस 150 तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 31.4 जूल, जिसको हम 314 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो आंसर इज 314.